हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर सिस्टम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपर्स क्रैश कोर्स का एक और शानदार जानदार वन शॉट वीडियो। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश को कवर करेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको एकदम आसान भाषा में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। साथ ही इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ ये पूरा क्लास कर लेते हैं, तो दैट्स माय गारंटी कि आपको कहीं और किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से बनने वाला है। तो इसलिए इसी जोश और जज्बे के साथ आज का ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपके प्रिस्क्राइब्ड बुक रेनबो का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, जो कि प्रोज सेक्शन का चैप्टर है। किसका? प्रोज सेक्शन का, प्रोज का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर हम इसकी बात करें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या, इसका मतलब क्या होता है। इंडियन मतलब भारतीय, और सिविलाइजेशन जो होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सभ्यता। और कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा सिविलाइजेशन में और कल्चर में। कल्चर क्या होता है? संस्कृति, यानी हमारी रीति रिवाज, जिसमें धर्म, भाषा और जितने भी रीति रिवाज, कला है, ये सबको सामाजिक स्तर पर देखा जाता है, उसे हम कल्चर कहते हैं। वही सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन कल्चर का एक डेवलप्ड जो है रूप है। इसमें हम प्रौद्योगिकी, विकास, उन्नति, ये पूरे समाज का देखते हैं। अगर हम समाज की रीति रिवाज की बात करें, कला की बात करें, तो वो कल्चर कहलाता है। और समाज के हम अगर हम बड़े मार्जिन पे देखते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में देखें, प्रौद्योगिकी का विकास का, शहरीकरण की, इस सब व्यवस्था को देखते हैं समाज के अंदर, तो उसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित एक छोटा सा एस्से है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ये क्या है? एक इसका अगर टाइप जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप बताइए कि क्या है, ये क्या है टाइप की अगर हम बात करें, तो ये एक एस्से है। क्या है? एस्से है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एस्से है। इस चैप्टर के बारे में अगर जाने, तो इस चैप्टर के जो राइटर है कौन है? वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सभी ने महात्मा गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा। उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका क्या है? एक टुकड़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? गांधी जी के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद की जीवनी जो होती है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा सच्चाई के साथ प्रयोग, अनुप्रयोग। वो जो एक्सपेरिमेंट लिखा गया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा अंश है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपको एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक एस्से है, जो कहां से लिया गया है? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ से। अब इस चैप्टर में गांधी जी किस बारे में बात करें, सबसे पहले वो समझते हैं अबाउट चैप्टर में, कि चैप्टर किस बारे में है। इन दिस एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो एक अंश है, एक टुकड़ा है, किसका? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये बात याद रखना आपको। इसमें गांधी जी एलेबरेट्स हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार मोर सुपीरियर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन as it has withstood the passage of time with his strong roots। इस चैप्टर में, इसमें गांधी जी क्या है? कंपैरिजन करे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, दोनों के बीच तुलना करे और ये बताए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कितना सुपीरियर है, कितना बढ़िया है, कितना उच्च सर्वोत्तम स्थिति पे है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ऊपर है इंडियन सिविलाइजेशन। वो आज भी समय के बीतते के साथ, समय बीत जाने के साथ, आज भी इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है, जो हमारी सभ्यता है, आज भी अपने अस्तित्व के साथ खड़ा हुआ है, अड़िग है। इस बारे में गांधी जी बताते इस चैप्टर में। इंडियन सिविलाइजेशन हैज विटनेस्ड मेनी सिविलाइजेशन ग्रो एंड एंड बिकॉज दे वर्शिप मटेरियलिज्म। अब गांधी जी क्या बोलते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता जो है, इन्होंने भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वो बहुत सारी सभ्यता को, बहुत सारे देशों की सभ्यता को ग्रो करते, बढ़ते हुए देखे, खत्म होते देखे।
क्यों क्यों वो सारी सभ्यता खत्म हो गई? क्योंकि वो जो है दे वर्शिप मटेरियलिज्म, वहां जो है वो मटेरियल का वर्शिप किया जाता है, सामान का, यंत्र की पूजा करी जाती है। इस वजह से वो सिविलाइजेशन बढ़ी तो, ग्रो तो करी, लेकिन आज के दौर में समाप्त हो चुकी है। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन अपने रूट पर स्थित है, अपने अस्तित्व पे शुरू से लेकर आज तक अड़िग है, इमूवेबल है, कोई भी इसको हिला नहीं सका। ये बात गांधी जी बताते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड बिलीव्स इन मोरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। इंडियन सिविलाइजेशन दूसरी तरफ किस बारे में बात करती है? जहां जो जितने भी देश के सिविलाइजेशन है, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है, ये किस चीज को के बारे में किस चीज को वर्शिप करती है? ये मटेरियल की वर्शिप करती है, यानी ये मेटेरियलिज्म की तरफ है, यानी यंत्र की तरफ है। और वही जो हमारी भारतीय सभ्यता है, ये आज भी भारतीय सभ्यता जो है वो किस में भरोसा करती है? वो मोरलिटी में, नैतिकता में भरोसा करती है, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में भरोसा करती है, धर्म में विश्वास रखती है, नैतिकता में विश्वास रखती है। इस बारे में चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करते हैं कौन? गांधी जी। तो ये आप समझना है कि इस चैप्टर का जो मेन थीम है, मेन थीम क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन के समय बहुत सारे सिविलाइजेशन ग्रो करी, लेकिन वो खत्म हो गए। उसका कारण क्या है? कि वहां जो है वो वर्शिप करे जाती है, यंत्र की पूजा करी जाती है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? शुरू से लेके आज तक जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सभ्यता है, वो आज तक उसी फॉर्म में सभ्यता चल रही है, अड़िग स्थिति पे है। क्योंकि यहाँ जो है हमारी सभ्यता में जो है वो मोरलिटी में भरोसा रखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखा जाता है, नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है, रीति रिवाज संस्कृति सब के बारे में बताया जाता है। इस बारे में आपका चैप्टर होने वाला है। तो आपको चैप्टर समझ आया कि चैप्टर का थीम क्या है, आपका चैप्टर किस बारे में है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो है अबाउट राइटर। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक एस्से है, ये तो आप समझ गए। किनके द्वारा दिया गया है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो ये इनके राइटर कौन होंगे? महात्मा गांधी जी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उनकी खुद की जीवनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसका एक छोटा सा अंश, छोटा सा टुकड़ा लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इनके राइटर कौन कहलाएंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सब जानते होंगे, इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको रिकॉल करा दिया जाए, ताकि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहे। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम क्या है? फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनमें मोहनदास इसका ओरिजिनल नाम है गांधी जी का, और करमचंद गांधी जो थे मोहन दास के, यानी महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम है। महात्मा गांधी की माँ का नाम जो था वो पुतली बाई था, और वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये कुछ बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए और पता होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें गांधी जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो गांधी जी का जन्मदिन सब जानते हैं, क्योंकि हम एक नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के नाम से, जो 2 अक्टूबर को हर साल एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ। डेट ईयर कौन सा था? 1869, 1869, 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात। प्लेस का बात करा जाए तो पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये कुछ बेसिक बात आपको पता ही होगा, पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के अगर हम डेथ की बात करें, डेट ऑफ डेथ 30 जनवरी 1948, यानी जो आजादी का समय है 15 अगस्त 1947 के कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 6 महीने के बाद गांधी जी का डेथ हो जाता है। वो भी आपको पता होगा, गन शॉट्स बाय नाथूराम गॉडसे। महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है नाथूराम गॉडसे के द्वारा, गोली मारकर हत्या 30 जनवरी 1948 को किया गया था। तो ये डेट ऑफ डेथ भी याद रखना कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वो भी एक नाथूराम गॉडसे जैसे हत्यारे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगर गांधी जी के बारे में कुछ और बात जो आपके पार्ट से रिलेटेड है, जो आपको याद रखनी है, ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू। गांधी जी को किस नाम से हम जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं, और फादर ऑफ नेशन के नाम से। इस राष्ट्र के, भारतीय राष्ट्र जो भारत देश है, इसके राष्ट्रपिता के नाम पे हम नाम से गांधी जी को जानते हैं। गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन, और इन्हें बापू के नाम से भी बुलाया जाता है। He was more a spiritual leader than a politician. वो एक राजनेता से ज्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक ऐसे नेता थे जो आध्यात्मिक नेता थे, आत्मिक नेता थे, जो एक कनेक्ट करते थे, एक सिर्फ राजनेता नहीं थे।
ये तो आपने इतिहास में, हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में ज्यादातर पढ़ा होगा। गांधी जी ने क्या क्या योगदान दिया भारतीय आजादी में, ब्रिटिश से आजादी कराने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कैसे लोग इनसे कनेक्ट करते थे, क्यों इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था, कुछ बेसिक बातें आपको पता होगी। तो गांधी जी जो है वो एक सिर्फ लीडर नहीं थे, एक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। हिज चीफ वेपन्स आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनका जो मेन हथियार जो था वो सत्य और अहिंसा था, यानी ये सच में भरोसा रखते थे और अहिंसा में भरोसा रखते थे। लड़ाई मारपीट इनमें, इसका वायलेंस में इनका कोई जो था वो वेपन्स और कोई भरोसा यकीन नहीं था, ये सत्य और अहिंसा की तरफ थे, ठीक है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। इन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक पूरी भारतीय राजनीति पर डोमिनेट किया है, यानी अपना प्रभाव छोड़ा है पूरी भारतीय। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति पर किनका छाप था, किनका प्रभाव था? महात्मा गांधी जी का प्रभाव था। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे, तब से लेकर भारतीय राजनीति में जब प्रवेश करते हैं, भारतीय आजादी आंदोलन में जब उन्होंने प्रवेश करा, अपने आंदोलन की शुरुआत करी, तब से लेके उनकी मृत्यु तक पूरी राजनीति पर, भारतीय राजनीति पर उनका ही प्रभाव था। तो इसे हम गांधीयन ईरा के नाम से भी जानते हैं, 1915 टू 1948 इन्हें गांधीयन ईरा के नाम से जाना जाता है, यानी गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक। हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उनके जो जीवनी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, जिसे उन्होंने खुद लिखा था। बायोग्राफी क्या होता है? जब कोई दूसरा आपके जीवन के बारे में लिखे तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। जब एक खुद से लिखा जाए उसे ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहा जाता है। जब अपने बारे में लिखते तो उन्होंने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था उसका नाम रखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वो एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का ही एक टुकड़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ही रोट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, यंग इंडिया जो एक पत्रिका आती थी उनके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे। तो ये इतनी बातें आपको आपके राइटर के बारे में, जो चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं वो आपको याद रखना है। इस चैप्टर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसके बाद कुछ बेसिक बातें कि गांधी जी को बापू के नाम से बुलाते हैं, फादर ऑफ नेशन के नाम से बुलाते हैं। गांधी जी जो है उनका नॉन वायलेंस और ट्रूथ में जो है वो भरोसा था, चीफ वेपन्स की तरह यूज करते थे। एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर थे वो। उनसे जनता जो था, पब्लिक जो था वो कनेक्ट करते थे। इस वजह से गांधी जी इतने प्रसिद्ध थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स पे 1915 से लेकर 1948 तक इनका ही असर था। इन्होंने पूरे राजनीति को जो है वो डोमिनेट किया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको गांधी जी के बारे में पता होनी चाहिए। अब आते हैं चैप्टर में। चैप्टर लाइन बाय लाइन हर एक पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से, एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन होने वाला है। फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनना। सबसे पहला पैसेज जो है, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पहला पैसेज है, वो है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। अब गांधी जी बोलते हैं कि मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि जो भारत का सिविलाइजेशन है, जो भारत के पास सभ्यता है, वो पूरी दुनिया में कभी भी हार नहीं मान सकती, उसे पराजय नहीं किया जा सकता, उसे बीट नहीं करा जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। अब बोलते कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसके बराबर हो सके, उसके समान हो सके। रोम वेंट, रोम जो इतनी बड़ी एम्पायर थी, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस के साथ भी वही दशा हुई जो रोम के साथ हुई। इतनी बड़ी एम्पायर रोम जो आज के दौर में खत्म हो चुकी है, सेम ग्रीस यानी यूनान के साथ भी सेम हुआ। द माइट ऑफ द फेरोस, जिसे फिरौन के नाम से जानते हैं, जो इतना बड़ा क्या बोलते हैं, एकदम फिरौन जो था जालिम था, बहुत दुर्लभ था लोगों के लिए, बहुत सारे कुकर्म करे फिरौन, बहुत बड़ा एकदम कहा जाता है डेविल टाइप, समझे, डेविल राक्षस टाइप, उसका भी अंत हो गया, फिरौन तक का अंत हो गया। वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है वो पश्चिमीकरण की ओर बढ़ गया, पश्चिमीकरण के प्रभाव में रह गया, पश्चिमी देश के जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन इंडिया जो है आज तक अभी भी अपनी नींव पर अड़ा हुआ है, अपने फाउंडेशन पे टिका हुआ है। ये बात गांधी जी बताते हैं कि हमारी सभ्यता जो है वो दुनिया में किसी भी सभ्यता से
हार नहीं सकती है। कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो हमारी सभ्यता को हरा सकता है। भारतीय सभ्यता आज भी स्ट्रिग है, अड़िग है, और आज भी अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव पर बनी हुई है। बहुत सारी सभ्यता आई, बहुत सारे एम्पायर आए, रोम आया, रोम बर्बाद हो गया, ग्रीस आया, ग्रीस के साथ भी वही दशा हुई। जो मिस्र का जिसे इजिप्ट कहा जाता है, इजिप्ट का जो फिरौन था, मिस्र का था, वो फिरौन का भी अंत हो गया। जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया। चीन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया जो है आज भी अपने नींव पर खड़ा हुआ है। ये बात गांधी जी बताते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी। अब बोलते जो यूरोप के लोग हैं उन्हें सीखना चाहिए जो ग्रीस के लोगों के साथ हुआ, जो रोम के लोगों के साथ हुआ, उनसे सीखना चाहिए। जो ग्रीस और रोम आज अपनी शान के, अपनी ग्लोरी के अस्तित्व में, अपनी ग्लोरी के अस्तित्व में आज मौजूद नहीं है। रोम और जो ग्रीस है वो आज अपने अस्तित्व में मौजूद नहीं है, तो उनसे यूरोप के लोगों को सीखना चाहिए। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistake of Greece and Rome. अब क्या करनी चाहिए, गांधी जी बोलते हैं कि यूरोपियन को सीखनी चाहिए, ग्रीस से और रोम से सीखनी चाहिए, लेकिन यूरोपियन क्या करते हैं, वो ऐसा कल्पना करते हैं कि वो इस ग्रीस के और रोम की गलती से बच जाएंगे, ठीक है। सच इज देयर पीटिएबल कंडीशन, ये उसकी दयनीय स्थिति है, पीटिएबल कंडीशन है कि उन्हें गलती से सीखना चाहिए, तो वो गलती से बच रहा है। वो सोच रहा है कि इससे हम बच जाएंगे, हमारे साथ जो ग्रीस के साथ हुआ, रोम के साथ हुआ, वैसा नहीं होगा। ये यूरोपियन के बारे में बताते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा पैसेज पे। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इस सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और भारत जो है आज भी इमूवेबल है, यानी अड़िग है, यही उसकी शान है, यही उसकी खूबसूरती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that is not possible to induce them to adopt any changes। अब ये एक भारत के खिलाफ आरोप लगता है, गांधी जी बोलते हैं कि भारत के खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है कि भारत के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, घमंडी टाइप है, इनमें कोई भी ऐसा, ये संभव नहीं है कि इसमें बदलाव किया जा सके, भारतीय लोग के सोच विचार में बदलाव किया जा सकते, ऐसा भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है, ये हमारी मूल के खिलाफ है, हमारे नैतिक के खिलाफ है। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। हम लोग जो टेस्ट करें और क्या पाए, ये पाए कि जो अनुभव की एनविल है, अनुभव के कारण हम ये पाए कि हम लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते, खुद में बदलाव नहीं ला सकते। Many thrust their advice upon India and she remains steady। बहुत लोगों ने आया इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ सलाह दिए, लेकिन उसका जो सलाह है वो आज भी कोई अर्थ नहीं रखता है, निरर्थक है। दैट इज हर ब्यूटी, यही भारत की खूबसूरती है कि इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही भारत की खूबसूरती है कि ये हमारे उम्मीदों का अवलंबन है, ये हमारे उम्मीदों पर खड़ा हुआ है। अब आगे गांधी जी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बात बोलते हैं कि civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। civilization एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जो लोगों को, जो मनुष्य को उनके कर्तव्य याद दिलाता है, उनकी ड्यूटी याद दिलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। और बोलते हैं जो कर्तव्य के लिए काम करा जाता है और जो नैतिकता के बारे में ऑब्जर्वेशन है, नैतिकता की सोच है, यही दो पद हैं किसमें, सिविलाइजेशन में। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। हमें जो नैतिकता को ऑब्जर्व करना, नैतिकता के बारे में जानना, नैतिकता के बारे में सोचना, ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग पर मास्टरी हासिल कर चुके हैं, अपने पैशन पे, अपने जज्बे पे मास्टरी हासिल कर चुके हैं। सो डूइंग वी नो आवरसेल्फ, ऐसा करते हुए हम खुद को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती का सिविलाइजेशन का जो गुजराती मीनिंग है, गुजराती अर्थ जो है वो है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण, ये गुजराती में इसका अर्थ होता है। अब आते हैं चौथा पैसेज पे। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा जो है अगर सही है, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else।
जो बहुत सारे राइटर ने बहुत कुछ बोला, इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन इंडिया को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज एज इट शुड बी, यही इसकी असलियत है। ठीक है, वी नोटिस दैट माइंड इज अ, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज आ गया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि माइंड जो है, हमारा जो दिमाग है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक ऐसी चिड़िया के समान है जो कभी आराम नहीं करती, उस चिड़िया के समान हमारा दिमाग है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, वो जो बर्ड होती है, जब उससे जितना मिलता है उससे ज्यादा की चाह रखती है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अब फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहती है, असंतुष्ट रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम, जितना हम अपनी पैशन में, जज्बात में घुस जाएंगे उतने असभ्य बन जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, तो हमारे जो पूर्वजों थे उन्होंने एक हद तय किया कि हम किसी चीज में कितना घुस सकते हैं, कितना उस चीज के अंदर इंडल्ज कर जाए, इसका एक हद जो है वो सेट करा। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ऐसा देखा, उनका ऐसा मानना था कि जो खुशी है वो मात्र एक बहुत हद तक एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है। ऐसा हमारे एंसेस्टर जो है उन्होंने ऑब्जर्व करा, ये गांधी जी बताते हैं। अब अगला पैसेज जो है वो समझना, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी बताते हैं कि अगर एक आदमी बहुत अमीर है इसका मतलब नहीं कि वो खुश है, और आदमी अगर बहुत गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है। ठीक है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर ये देखा जाता है कि अमीर लोग जो है वो ना खुश है, अमीर लोग जो है वो दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, करोड़ों जो है वो हमेशा गरीब होगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ये सब को देखते हुए हमारे पूर्वज जो थे वो लग्जरी से और प्लेजर से, यानी आरामदायक जीवन से, खुशी से, इस सबसे जो आनंद वाली बात होती है इससे खुद को थोड़ा अलग कर लिया, डिसवेटेड कर लिया। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हम लोग आज भी उसी स्थिति पे है जो हजारों साल पहले जिस प्रकार से खेती बाड़ी करी जाती थी उसी प्रकार के कंडीशन में है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पहले के जमाने में जिस प्रकार की झोपड़ी होती थी आज भी उसी प्रकार के झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसा गांधी जी बता रहे हैं। और गांधी जी की डेथ जो है वो 1948 में होगी, तो उनसे पहले की ये बात है जो गांधी जी बता रहे हैं कि आज भी हम लोग पहले के जो समय में जिस प्रकार की झोपड़ी होती थी उसी प्रकार के कॉटेज में अभी भी रहते हैं। एंड आर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारी मूल शिक्षा है आज भी उसी तरीके से जो पहले के समय में होती थी, जो गुरुकुल में संतों के द्वारा पढ़ाई जाती थी, उस तरीके की शिक्षा गांधी जी बता रहे हैं। We have had no system of life according competition, हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, शिक्षा की प्रणाली नहीं है जिसमें जीवन शैली के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताया जाए। Each followed his own occupation, हर कोई जो अपनी पेशा में को फॉलो कर रहा है, पेशा को अपना रहा है, और ट्रेड अपने व्यापार में है, एंड चार्ज रेगुलर वेज, और उसके लिए एक नियमित जो है वो वेतन जो है वो ले रहा है। It was not that we did not know how to invent machinery, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे कि यंत्र का आविष्कार कैसे किया जा सकता है। बट आवर फोरफादर, जो हमारे पूर्वज थे, knew that if we set our hearts after such thing, ऐसा हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे कि अगर हमारा दिल जो है इस तरह की मशीनों में अगर लग जाएगा, we would become slaves and lose our moral fiber, हम लोग इसके गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को, नैतिक मूल्यों को भूल जाएंगे। दे Therefore, after due deliberation, बहुत हद तक कोशिश करने के बाद, decided that we should only do what we could do with our hands and feet, ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग वही करेंगे जो अपने हाथों से और पैरों से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो असली खुशी है वो हमें उसी में मिलती है जब हम उस काम को उचित तरीके से, उचित ढंग से अपने हाथ का और पैर का इस्तेमाल करके करते हैं, तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिलती है, वास्तविक खुशी मिलती है। ऐसा हमारे एंसेस्टर ने ऑब्जर्व करा। अब जो नेक्स्ट पैसेज है, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर
and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing them, and the poor men would be robbed by rich men. अब बोलते हैं कि उन्होंने आगे ऐसा रीजन दिया, बताया कि जो बड़े बड़े शहरों हैं वो आज भी सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े शहरों में लोग जो रहते हैं वो खुश नहीं रहते। क्या खुश नहीं रहते? क्योंकि उसका कारण क्या है, वहां जो है डाकुओं का, चोरों का गैंग्स है, और वो क्या करते हैं, गरीबों को लूट लेते हैं। और एक और बात बता रहे हैं कि वहां जो अमीर आदमी है वो गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। They were therefore satisfied with a small village। इसी कारण से जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में रहना ही पसंद करते थे, उसी से संतुष्ट थे, बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे, खुद को वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। ऐसा जो है हमारे पूर्वज का मानना था। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakir। अब उन्होंने ऐसा देखा, हमारे पूर्वजों ने ऐसा देखा कि जो राजा है और उसका तलवार जो है वो इन्फेरियर है, एक ऐसे तलवार के सामने इन्फेरियर है जो एथिक्स का तलवार है, नैतिकता का तलवार है, उसके सामने फीका है, उसके सामने जो है वो कमजोर है। इसलिए जो राजा का जो नीति है वो ऋषि के तलवार के सामने, फकीरों के तलवार के सामने जो फीका है वो कमजोर है, क्योंकि ऋषि और फकीर के पास एथिक्स है, नैतिकता का पाठ है, नैतिकता की समझ है। इस वजह से राजा जो है और उसकी तलवार जो है नैतिकता के तलवार के सामने फीकी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास ऐसा संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। तो वो जो फिट है वो इस पर, ऐसा संविधान होने का मतलब है कि वो इस प्रकार से फिट है कि दूसरों को सिखाए, ना कि दूसरे से सीखे। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस राष्ट्र में कोर्ट है, लॉयर्स है यानी वकील है, डॉक्टर्स है यानी चिकित्सक है, बट दे वेर ऑल विद इन बॉर्ड्स, लेकिन सब जो है एक लिमिट के अंदर है, एक हद में घिरे हुए हैं। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट अ पार्टिकुलरली सुपीरियर, सब जानते कि ये जो प्रोफेशन है, उसका पेशा है, वो पार्टिकुलरली अगर एक की बात करा जाए तो ये सबसे ऊपर नहीं है, ये सर्वोत्तम नहीं है, सुपेरियर नहीं है। मोर एवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, लेकिन फिर भी जो वकील है यानी लॉयर है और जो वैद्य है यानी डॉक्टर है, ये लोगों को लूटते नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, उनको लोगों का निर्भर, लोगों पर निर्भर करने वाला माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि लोगों की भलाई करते हैं। नॉट देयर मास्टर्स, लोगों का स्वामी नहीं माना जाता है, मालिक नहीं माना जाता। वकीलों को लोगों का हेल्प करने के लिए, सेवा करने के लिए माना जाता है कि डॉक्टर्स जो है वो जनता का सेवा करते हैं, नहीं कि जनता का मालिक है, ऐसा हमारे एंसेस्टर कर रहे हैं। जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, जस्टिस जो न्याय थी वो एक समान थी, इंसाफ किस जो था वो एक समान इंसाफ था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो साधारण नियम था वो था कि कोर्ट से बचा जा सके, जितना कोशिश करे कोर्ट से बचे, अदालतों से बचे। देयर वेयर नो थॉट्स टू लर पीपल इनटू देम, दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये जो ज्यादातर बुराई जो है वो वहां देखी जाती थी जो राजधानियों में, बड़े बड़े शहरों में देखे जाते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो आम आदमी है वो आजादी के साथ जीते थे, स्वतंत्रता के साथ जीते थे। फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि वाले प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, पेशा को फॉलो करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वे सभी जो हमारे पूर्वज थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे, यानी एक घर में रहने का जो होम रूल है उसे एंजॉय करते थे, यानी गांव में रहते थे, शहरों की तरफ नहीं करते, क्योंकि गांव में उन्हें अच्छी व्यवस्था, अच्छा सिस्टम उन्हें मिल जाता था जिससे वो संतुष्ट रहते थे, इसलिए वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एंसेस्टर ट्रू होम रूल कैसे एंजॉय करते थे, तो यही पॉइंट आपको लिखना है कि वो शहरों में रहना पसंद करते थे, शहरों में रहना नहीं पसंद करते थे, गाँव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि गाँव में सब कुछ था, कोर्ट भी था और लॉयर भी थे, डॉक्टर भी थे। डॉक्टर और लॉयर जो थे लोगों को लूटते नहीं थे, लोगों का भरोसा था उन पे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों का मालिक नहीं थे, कोर्ट के सिस्टम से बचा जाता था। इंसाफ जो है वहाँ गाँव में, इंसाफ जो है वो एक जैसा मिलता था और सबको न्याय मिलती थी, इस वजह से ट्रू होम रूल जो है वो एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज। अब नेक्स्ट पैसेज है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा डिस्क्राइब करी गई है, बताई गई है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स व्हाट इट इज, ऐसा ही जो है इससे पहले वाले लोग जो थे उनके द्वारा भी इस तरह से ही बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है।
इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर, हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन, सभी लोग जो है वो परफेक्ट है, ऐसा किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं है, किसी भी दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है कि सब लोग परफेक्ट हो गए हैं, एकदम ठीक है, ऐसा कहीं नहीं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जो भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो है नैतिकता पाना, नैतिकता की तरफ बढ़ाना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और वही जो पश्चिमी सभ्यता है वो इमोरलिटी की तरफ है, वो अनैतिकता को फैलाता है, वो अनैतिकता की तरफ नहीं है। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, जो पहले के लोग थे वो गॉडलेस मतलब नास्तिक थे, गॉडों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो अभी के लोग हैं वो लोग जो है वो गॉडलेस है, यानी अभी के लोग जो है वो नास्तिक है, वो गॉड में विश्वास नहीं करते, भगवान में भरोसा नहीं करते। लेकिन जो पहले के लोग थे, ये वेस्टर्न का बता रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो गॉड में भरोसा रखते थे, वो भगवान के आस्तिक थे, वो गॉड में भरोसा रखते थे। ये वेस्टर्न की बात बता रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो गॉड में भरोसा रखते थे, लेकिन जो अभी के लोग हैं वो गॉड में भरोसा नहीं रखते हैं। पहले के लोग आस्तिक हुआ करते थे, अभी के लोग जो वेस्टर्न में है वो नास्तिक है, गॉड में भरोसा नहीं रखते। इसके बाद सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसको समझते हुए और उम्मीद करते हुए, भरोसा करते हुए कि इट बिहोव्स एवरी लॉर्ड ऑफ इंडिया टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रिटिश, जिस प्रकार से चाइल्ड मदर के साथ बिहेवियर करता है, सेम उसी प्रकार से इंडियन सिविलाइजेशन अपने से पहले वाले लोगों के बनाए गए सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आई एम नो हेटर, अब आगे बताते, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं जो है वो पश्चिम का दुश्मन नहीं हूँ, नापसंद करने वाला नहीं हूँ, पश्चिम को का नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग, मैं जो है वो वेस्ट का शुक्रगुजार हो, उसका धन्यवाद करता हूँ बहुत सारी बातों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जो पश्चिमी साहित्य है, लिटरेचर है, उससे सीखा हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से, आधुनिक सभ्यता से बहुत कुछ सीखा। खासकर ये हमें यह सिखाया है कि मैं इंडिया को अपने उसके असली ऊंचाई पे, फुलेस्ट ऊंचाई पे, पूरी पोटेंशियल की ऊंचाई पे, अपनी हद पे पहुंचा सकूं। इट मस्ट टेल माई कंट्री मैन, यह जो है हमारे नागरिकों को, लोग भारतीय लोगों को बताता है, फ्रैंकली दैट after years and years of experience of modern civilization I have learned one lesson from it and that is that we must shun it all at cost। अब ये बोलते हैं कि बहुत सारे सालों की, ईयर्स ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस, बहुत सारे वर्षों के अनुभवों से मैंने ये सीखा है, मॉडर्न आधुनिक सिविलाइजेशन से ये सीखा है। एक बात जरूर सीखा है कि हमें आधुनिक सिविलाइजेशन से हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि मैं विदाउट एनी डाउट के, किसी शक और संदेह के, फ्रैंकली अपने देशवासियों से, अपने नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि मैं आधुनिक सिविलाइजेशन से एक बात जरूर सीखा हूं, अपने कई वर्षों के एक्सपीरियंस से एक बात जरूर सीखा हूं कि हमें किसी भी हाल में पश्चिमी सभ्यीकरण से, सभ्यता से दूर हट जाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट हमें पश्चिमी सभ्यता को अपने जीवन में फॉलो नहीं करना चाहिए, ये गांधी जी बात बताते हैं। अब आगे समझना, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक क्वेश्चन करते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इसका आंसर भी करते हैं गांधी जी, ये जो है यंत्र की पूजा करने वाली सभ्यता है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन यूएस, इट इज द अनएडल्ट मटेरियलिज्म ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्टेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिप ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। ये कहते आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, अगर ये मटेरियल सिविलाइजेशन से हट जाए, यांत्रिक सभ्यता से हट जाए तो ये कुछ भी नहीं है। आधुनिक सभ्यता मतलब यंत्र सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब मटेरियल सिविलाइजेशन, जहां मटेरियल की पूजा करी जाती है, जहां यंत्रों की पूजा करी जाती है, जहां डिवाइस की पूजा करी जाती है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन समझना है तो एक वर्ड में आंसर है, मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब मटेरियल सिविलाइजेशन। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस, ये जो है शायद अननेसेसरी होगा, इसकी जरूरत नहीं होगा अगर ये बेकार नहीं है। टू वेट द मैरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन की तुलना करना अगर ये बेकार नहीं है तो अननेसेसरी होगा। इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग,
ये अंदाजा है, ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है, इसको जो है सिविलाइजेशन को जो इवॉल्व करा गया है, इसे विकसित जो करा गया होगा, वहां के जलवायु और वहां के आसपास की जो कंडीशन है, स्थिति वहां के देखते हुए इसे इवॉल्व करा गया होगा और ये वहां सूट भी करता होगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो पश्चिमी के क्लाइमेट को, पश्चिमी के जो सराउंडिंग्स है, बिहेवियर उस पर सूट भी करता होगा। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड फॉर आवर कंडीशन, हमारे लिए, हमारे पास भी ऐसी सभ्यता जो हमारी स्थिति पर सूट करता है, हमारे कंडीशन पे, क्लाइमेट पे सूट करता है। बट बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, दोनों जो है वो अपने अपने क्षेत्र पे सही है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न के लोगों के लिए सही है, इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन लोगों के लिए सही है। वेस्टर्न इंडिया के लिए गलत है, वेस्टर्न वेस्टर्न के लिए सही है, इंडिया के लिए सही नहीं है, ये गांधी जी बताते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में वो सही है। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human words। ये जो बोलते हैं कि मॉडर्न आधुनिक सभ्यता जो है ये इतना विस्तृत जो है, इसका एक ही रीजन है, वो है ह्यूमन वर्ड्स। जो मानव की चाह है, मानव की जो इच्छा है, इसके बढ़ने से जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को हम समझ सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, अगर हमें पुरानी सभ्यता के बारे में समझना है, दिस इज एन इंपेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वर्ड्स। पुरानी सभ्यता और आज की सभ्यता में बस इतना फर्क है कि आज की सभ्यता फैल रही है इंसान के चाह से, ह्यूमन वांट्स के बढ़ने से बढ़ रही है। लेकिन जो पुरानी सभ्यता थी, जो एंशिएंट सभ्यता सिविलाइजेशन थे, वो हमारी चाह पे, इच्छाओं पे लिमिट लगाता था, प्रतिबंध लगाता था, रिस्ट्रिक्ट करता था, उसे बढ़ने नहीं दिया जाता था। ये बात बेसिक अंतर है मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन में। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises rarely from want of living faith in a future state and therefore also a divinity। अब जो बोलते हैं मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये राइज जो करा है वो है भविष्य में, भविष्य की चिंता करता है, भविष्य में भरोसा रखना, भविष्य के बारे में सोचना। एंड देयरफॉर आल्सो एंड डिविनिटी, आल्सो जो है वो डिविनिटी में, मतलब क्या कह सकते हैं कि जो गॉड के पावर है उसमें भरोसा करना, कि गॉड के पावर से हो जाएगा। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पहले की सिविलाइजेशन है, जिसे हम ईस्टर्न सिविलाइजेशन से, पूर्वी सभ्यता के नाम से जानते हैं, अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, जो जिसकी शुरुआत जो है एक ऐसे भरोसा के साथ शुरुआत हुई है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। और जो हमारी सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यता है, इसकी शुरुआत, इसकी जो ये जो अराइज करा, ये जो उठा है, ये जो सभ्यता फैला है, एक भरोसा के साथ फैला है और एक डिवाइन पावर में के सोच रखने पे, यानी जो भगवान की दिव्य शक्ति होती है उसमें भरोसा रखने से इस पूर्वी सभ्यता जो है वो फैला। वही पश्चिमी सभ्यता, जो आज की सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो भविष्य में भरोसा रखता है, वो डिवाइन पावर में भरोसा नहीं रखता है, वो दिव्य शक्ति में विश्वास नहीं करता, क्या कि गॉडलेस सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मींस गॉडलेस सिविलाइजेशन, जिसमें जहां लोग जो है वो नास्तिक है, गॉड में भरोसा नहीं रखते। ये बात बताए गांधी जी। अब नेक्स्ट जो पैसेज है वो समझो। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। अब बोलते कुछ ऐसे जो इमीडिएट, जो तुरंत करे गए और बहुत सारे ब्रिलियंट रिजल्ट है जो मॉडर्न इन्वेंशन के, आधुनिक आविष्कार के, जो बहुत अत्यंत और ब्रिलियंट जो रिजल्ट परिणाम निकले, उससे दूर उसको प्रतिबंध लगाना भी एक पागलपन है, उसमें बैन लगाना भी पागलपन है। बट आई हैव नो manner of doubt that the victory of man lies in their resistance। हमें एक प्रकार भी शक और संदेह नहीं है कि लोगों की जीत उसी में है जब लोग अपनी चाह पर प्रतिबंध लगाते हैं, एक लिमिट तय करता है, उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, उसी में उसकी जीत है। We are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure। अब बोलते हैं हम लोग खतरा में हैं, खतरा वाली स्थिति पे है कि हम लोग छोटे से पल के लिए, छोटी सी खुशी के लिए, पल भर की क्षण के लिए जो है वो हम इससे दूर भागते जा रहे हैं। पल भर की खुशी के लिए हम अपने सभ्यता से दूर भागते जा रहे हैं, जिस वजह से हम खतरे में हैं। नेक्स्ट पैसेज जो है, जस्ट इन एज द वेस्ट दे हैव मेड ऑफ वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit और of the soul। अभी जो बताते हैं जो वेस्ट है यानी पश्चिमी देश जो है वो बहुत सारे वंडरफुल डिस्कवरीज करे, बहुत सारे ऐसे खोज करे हैं जो अचंभित वाले, आश्चर्यचकित वाले खोज है, लेकिन ये खोज थिंग्स और मटेरियल के लिए यांत्रिक खोज है। वहीं हिंदुइज्म जो है, सिमिलरली हिंदुइज्म जो है वो भी बहुत सारे ऐसे खोज करे हैं जो बहुत अचंभित, आश्चर्यचकित वाले मार्वेलस डिस्कवरी है। लेकिन फर्क इतना है कि ये डिस्कवरी रिलीजन में है, धर्म के बारे में है, ये आत्मा के बारे में है, ये सोल के बारे में, स्पिरिट अध्यात्म के बारे में, आत्म के बारे में, धर्म के बारे में,
वहीं वेस्ट ने जितनी खोज करी है वो सब यंत्र के बारे में है, मटेरियल के बारे में है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझो, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। इस जो महान और इतने अच्छे जो खोज हुए इसको देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। वी आर डेजर्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट द वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम लोग जो है वो डेजर्ट हो चुके हैं, जो खो चुके हैं एकदम, किसमें, जो मटेरियल प्रोग्रेस हुआ है, जो यंत्र की प्रगति हुई है, जो वेस्टर्न ने प्रगति करी है, वेस्टर्न साइंस ने, वेस्टर्न विज्ञान ने जो प्रगति करी है, जो नए नए आधुनिक डिस्कवरीज करी है, उस सब में हम खो चुके हैं कि हमें जो भारतीय जो खोज करेंगे उसे देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। आई एम नॉट इन एमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति के साथ नहीं हूँ, के समर्थक नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। ये ऐसा लगता है कि जो गॉड है वो, उसकी जो पावर है, जो उनका विजडम है, उनकी जो शक्ति है, वो भारत को प्रिवेंट करता है, भारत को बचाता है, भारत को बचाता है इस तरह की प्रोग्रेस करने से, इस तरह की प्रगति, जो यंत्र वाली प्रगति है, इस तरह की प्रगति करने से भारत को दूर करता है। गांधी जी बोलते हैं कि जो गॉड की शक्ति है वो भारत को इस तरह की यांत्रिक जो डिस्कवरीज है, प्रोग्रेस है, प्रगति है, इससे बचा के रखता है। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। ताकि वो जो उसकी असली जो मिशन है, जो उसका असली उद्देश्य है कि इस मटेरियलिज्म को, यंत्र को रिस्ट्रिक्ट करा जा सके, रेजिस्ट करा जा सके, रोका जा सके, भारत में यांत्रिक डिस्कवरी ज्यादा ना हो सके, इसलिए गॉड जो है वो प्रिवेंट करते हैं कि यांत्रिक डिस्कवरी, मटेरियल डिस्कवरी कम हो सके। इसके बाद आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। अब बोलते हैं इस सब के बावजूद हिंदुइज्म में कुछ ऐसी बात है जो आज भी इसे जिंदा रखा है, अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बाबिलियन, सीरिया, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने देखा है, विटनेस करा है बाबिलियन सभ्यता, सीरिया का, पर्शियन का और इजिप्टियन जो मिस्र की सभ्यता है, इस सब सभ्यता का फॉल, इस सब सभ्यता का पतन देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीस, यूनान कहाँ है? कैन यू फाउंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, जो गिबन का इटली है, जो गिबन का इटली है, क्या तुम उसे कहीं देख सकते हो, कहीं खोज सकते हो? और रेदर द एंशिएंट रोम, जो पुराना रोम है, उसे आज खोज सकते हो? फॉर रोम वाज इटली, जो इटली के लिए रोम था वो कहाँ है? क्या आप आसपास देखिए और पता करिए कहाँ है? सब बर्बाद हो चुका है। गो टू ग्रीस, यूनान जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता वो कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, फिर वापस भारत आइए। Let one go through the most ancient records and then look around you. You would be consented to say, yes, I see here ancient India still living. कहते इंडिया आइए और जो भारत के पुराने रिकॉर्ड है, जो एंशिएंट रिकॉर्ड है, उसको छानबीन करिए, उसको जानिए और उसके बाद अपने आसपास देखिए, सभी तरफ देखिए, तुम पाओगे और ये कहोगे कि इंडिया आज भी पुरानी इंडिया, एंशिएंट इंडिया की तरह स्टिल लिविंग है, स्टिल जीवित है, जिंदा है, उसी तरीके से जी रही है भारत की सभ्यता जो पहले सभ्यता थी। अगर आप दुनिया भर में देखोगे तो पहले की सभ्यता आज के दौर में समाप्त हो चुकी है, लेकिन जब आप भारत आओगे, भारत के इतिहास को जानोगे, एंशिएंट रिकॉर्ड को देखोगे, उसके बाद अपने आसपास देखोगे तो आज भी आपको एंशिएंट इंडिया जो सिविलाइजेशन है वो आपको लिविंग दिखेगा, वो जीवित दिखेगा। ट्रू, देयर वेयर dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them। अब ये कहते हैं सत्य है कि यहाँ भी जो है वो कुछ इधर उधर हुआ है, यानी सिविलाइजेशन में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन आज भी जो इसके असली जो ट्रेजर्स है वो आज भी इसके अंदर दबा हुआ है, ये आज भी इसके अंदर ही है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। लेकिन ये आज तक जो सर्वाइव करा हुआ, आज भी जिंदा है, इसका एक कारण है जो हिंदुइज्म ने सेट करा है वो क्या है कि हमें मटेरियल की तरफ डेवलपमेंट नहीं करना है, यंत्र की तरफ विकास नहीं करना है, हमें जो विकास करना है वो स्पिरिचुअल लाइन की तरफ करना है, आध्यात्मिक रेखा की तरफ करना है। इस कारण से आज भी भारत की सिविलाइजेशन जो है वो सर्वाइव कर रही है। आर सिविलाइजेशन, आर कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, आर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, जो हमारा स्वराज है,
जो खुद का राज है वो इस चीज पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपने चाह को कितना गुना करते हैं, कितना चाह को बढ़ाते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सेल्फ इंडल्जेंस अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। सेल्फ इंडल्जेंस जो है वो हमारी चाह जो है उस पर प्रतिबंध लगाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, सेल्फ डिनायल की तरफ है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस। यूरोपीय सभ्यता जो है इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता जो है यूरोप के लोगों पर सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया। ये भी एक बात बोलते हैं कि लेकिन यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए बर्बादी है। इफ वी इंडिव्योर टू कॉपी इट, अगर हम इसे कॉपी करना चाहे अपने जीवन में, इसे कॉपी करके फॉलो करना चाहे तो हमारे लिए ये बर्बादी है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो उसमें उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, यूरोपीय सभ्यता को कॉपी नहीं कर सकते। उसमें जो अच्छाई है और जो कॉपी करने लायक बात है, जो कॉपी करने के लायक है, कैपेबल है, उसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उस अच्छाई को कर सकते हैं। As it does not also mean that even the Europeans will not have to be part with whatever evil might have crept in। इसका ये भी मतलब नहीं है कि यूरोपीय में जो खराबी हो, जो बुराई हो, उसे भी अंदर ले लें। गांधी जी कहते हैं कि यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यता के लिए बर्बादी है, अगर उसे हम कॉपी करते तो बर्बाद हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता में जो अच्छाई है, जो कैपेबल है, जो लायक है अच्छाई कॉपी करने का, उसे नहीं कर सकते, उसे कर सकते हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया जाए, बुराई को भी कॉपी कर लिया जाए। ये बात ध्यान में रखना है गांधी जी की बात को। अब अगला पैसेज जो है, द incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that European themselves will have to remodel their outlook। अब जो बोलते हैं ये जो मटेरियल कंफर्ट है, जो यांत्रिक आरामदायक चीज है, जो यांत्रिक सुख है, और इसमें जो इसको मल्टीप्लीकेशन करा जाता है, इसको जो और बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से यूरोप जो है एक बुराई की तरफ जा चुका है। और मैं ये बोल्डली कह सकता हूँ, एक कथन दे सकता हूँ कि यूरोपीय जो है वो खुद को देखे, खुद को आउटलुक करे और अपने जो मॉडल है उसमें बदलाव लाएं, उसको दोबारा नया बनाएं। If they are not perish under the weight of comforts to which they are becoming slaves। अगर वो ये जो आराम के कंफर्ट के बीच में जो छिपे हुए, अगर इससे दूर नहीं निकलते तो वो गुलाम बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे। It may be that my reading is wrong। ये हो सकता है कि मेरा जो कथन है, जो मेरा समझ है वो गलत है, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत को अगर चलाना है एक सुनहरे अवसर की तरफ, तो ये इस तरह के अगर सभ्यता को फॉलो करा जाए तो ये डेथ सर्टेन, निश्चित मृत्यु की तरफ जा सकते हैं। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स एंड द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। हमारे हृदय में एक उद्देश्य को जागृत करा जाए जो पश्चिमी दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा दिया गया था। वो था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। लिविंग जो है वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन विचार आपका हाई होना चाहिए। इसको अपने जीवन में फॉलो करें। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। ये निश्चित है आज के दौर में कि बहुत सारे जो करोड़ों हैं उसके पास हाई लिविंग्स नहीं है, उसके पास जो जीवन जो है बहुत बढ़िया जीवन नहीं है। And we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। लेकिन हम जो कुछ हैं जो ये रिस्क ले सकते हैं हाई थिंकिंग को सोचने का, उच्च विचार देने के लिए, इसको जब हम रिस्क लेंगे, जब खोजेंगे, तो हम वहां देखेंगे सर्च करने के बाद हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। जब हम सर्च करेंगे तो आपको हाई लिविंग तो मिल जाएगा, उच्च जीवन मिल जाएगा, लेकिन उच्च विचार मिसिंग मिलेगा। जब हम कुछ जो उच्च विचार वाले लोग हैं, जो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग हैं, जब हम ये मासेज में देखेंगे, जो बड़ी संख्या में लोगों को देखेंगे, सर्च करेंगे, तो वहां पाएंगे कि हाई लिविंग बहुत ज्यादा है, उच्च विचार तो है, उच्च जीवन जो है, लेकिन उच्च विचार मिसिंग है, हाई थिंकिंग मिसिंग है, हाई थिंकिंग की कमी है। इसके बाद बोलते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सिविलाइजेशन का वास्तविक मतलब बताया जाए, वास्तविक अर्थ है consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of want। इसका वास्तविक अर्थ जो है कि हम अपने चाह को बढ़ाए नहीं, उसको गुना करके बढ़ाए नहीं, चाह पे प्रतिबंध लगाए, रिस्ट्रिक्शन लगाए। दिस alone increase and promotes contentment, real happiness and capacity for service। ये एक ऐसा काम है जो हमारे
हमको बढ़ा सकता है खुशी की तरफ, रियल वास्तविक खुशी की तरफ प्रमोट कर सकता है, और सर्विस मानव की जो सेवा है उसमें काम करने में एक कैपेसिटी प्रदान, क्षमता प्रदान कर सकता है। ये एकमात्र ऐसा तरीका है कि अगर हम अपने चाह पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हम असली खुशी की तरफ जा सकते हैं, एक सेवा, मानव सेवा की तरफ जा सकते हैं। पूर्ण क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ हम मानव सेवा कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पैसेज, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कुछ हद के लिए जो खुशी है और हार्मोनी है यानी कंफर्ट है वो जरूरी है, नेसेसरी है कुछ पल के लिए, बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन जब इसका लेवल इंक्रीज होता है, ये हद जब पार होती है, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, ये मदद की बजाय रुकावट बन जाता है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seem to be a delusion and a snare। ये जो आदर्श जो है कि हम अपनी चाह को बढ़ाते जाए, अनलिमिटेड चाह की तरफ ले जाए और खुद को ये संतुष्ट करने लगे, तो ये जो है हमें बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, एक की जो भौतिक जरूरत है उसका जो संतुष्टि है, और या इंटेलेक्चुअल नीड्स, जो बुद्धित्मक, जो बौद्धिक नीड्स है, इसकी जो जरूरत है, ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट और डेड स्टॉप। ये जो लोगों की, चाहे वो बौद्धिक जरूरत हो, बुद्धि से रिलेटेड जरूरत हो, शारीरिक जरूरत है, ये दोनों चीज जो है ये एक जगह मिलनी चाहिए, इसका एक फुल स्टॉप होनी चाहिए, इसका एक रुकावट होनी चाहिए, इसका एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि ये चाह इतनी होनी चाहिए कि आप बढ़ते जाइए, लिमिट इसका ना हो, इसका रिस्ट्रिक्शन हो। बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल voluptuousness, a man must arrange the physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। अब क्या बोलते हैं, एक आदमी को ये अरेंज करना चाहिए कि उसकी जो शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थिति है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मानव की सभ्यता से दूर मत भागे, मानव की सभ्यता से दूर ना हो जाए, मानवता से दूर ना हो जाए, मानवता की तरफ जो उसकी सारी ऊर्जा जो है, सारी एनर्जी जो है वो मानवता की तरफ जाए, लोगों की भलाई की तरफ जाए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ जाए, इससे दूर ना हो। हमें ऐसे फिजिकल नीड की तरफ, ऐसे इंटेलेक्चुअल नीड्स को देखना चाहिए ताकि हम अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल लोगों की भलाई में कर सके, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में कर सकते। ये सारी बातें जो है वो इस चैप्टर में गांधी जी के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एक बार इसका क्विक रिकैप कर दिया जाए, ध्यान से समझना बात को। पहला पैसेज से बात करा जाए तो पहला पैसेज जो है इसमें गांधी जी सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है, मेरा मानना है कि भारतीय सभ्यता आज भी अड़िग है, और बहुत सारी सभ्यता आई, बहुत सारी सभ्यता बर्बाद हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता दुनिया में किसी से हारी नहीं जा सकती है। दूसरे जो पैसेज है इसमें गांधी जी बताते हैं कि हमारी सभ्यता अड़िग है, यही उसकी खूबसूरती है, यही उसका जो है ग्लोरी है। हमारे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो आरोप गलत है कि हम अनसिविलाइज्ड है, हम इग्नोरेंट है, असभ्य लोग हैं, हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते अपने, ये सब जो आरोप है ये हमारे मूल के खिलाफ, नैतिक के खिलाफ है। इसके बाद बताते हैं सिविलाइजेशन का असली मतलब आता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो लोगों को उसके कर्तव्य की ओर ले जाता है। और एक और बात, सिविलाइजेशन का गुजराती में मतलब होता है गुड कंडक्ट, ये भी बात इस पैसेज से पता चला। उसके बाद बोलते हैं कि अगर ये परिभाषा सही है, जो लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें लिखी गई है, उस परिभाषा को देखते हुए भारत को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ बोलते हैं कि हम नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करते हैं कि मानव का जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, एक ऐसी चिड़िया की तरह है, द मोर इट वांट्स गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसको मिलता है उतनी चाह बढ़ती रहती है, कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसके बाद बोलते हैं कि एक और अच्छी बात बोलते हैं कि अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी इफ ही इज रिच, बोलते हैं कि अगर वो अमीर है तो वो खुश होगा, ये जरूरी नहीं है, अगर वो गरीब है तो दुखी होगा, ये जरूरी नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि अमीर लोग जो है वो दुखी है और गरीब जो है वो सुख है, वो सुखमय जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। और जो हमारे पूर्वज थे वो मटेरियल की तरफ नहीं थे, वो इन्वेंशन की तरफ नहीं थे, मशीन की तरफ नहीं थे, वो मशीन से दूर रहते थे क्योंकि वो चाहते थे अगर हम यंत्र की तरफ चले जाते हैं तो यंत्र का गुलाम हो जाएंगे। वो शहर को जाना पसंद नहीं करते थे, गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि शहर जो है सेफ नहीं लगता था। वो गांव में रहते थे और ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे, और उनका ये मानना था कि हमें जो है वो
मशीन की तरफ नहीं जाना है, अपने पैरों का, हाथों का उचित इस्तेमाल करना है, वही जो है असली खुशी है। ये हमारे पूर्वजों का मानना था। पूर्वज जो है वो शहर की तरफ नहीं जाकर गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि शहर में जो है अमीर लोग जो है वो गरीबों को लूट रहा है, डाकू जो है वो गरीबों को लूट रहा है, शहर जो सेफ नहीं है, इस वजह से गांव में रहते थे। भारत के लिए गांव जो है वो ज्यादा फिट है, यहाँ लॉयर है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ कोर्ट है, सभी व्यवस्थाएं, यहाँ जो वकील है और जो डॉक्टर है वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के मालिक नहीं होते, उस पर लोगों का भरोसा होता है, कोर्ट में इंसाफ मिलता है। इस वजह से हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना पसंद करते थे और ट्रू जो होम रूल है उसे एंजॉय करते थे। इसके बाद जो गांधी जी बोलते हैं कि जो हमारे द्वारा जो सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करा गया यही वो सिविलाइजेशन है जो इससे पहले के लोग भी बता कर गए हैं। किसी भी सिविलाइजेशन में कोई भी लोग जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो पहले गॉड वाला सिविलाइजेशन था, आस्तिक सभ्यता था, लेकिन आज का जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस सिविलाइजेशन हो चुका है, नास्तिक हो गया, गॉड में भरोसा नहीं रखता है। ये बात गांधी जी बताते हैं। और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है, एक इस प्रकार का सिविलाइजेशन है जो अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन से इस प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे एक चाइल्ड मदर्स ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ रहता है। आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट, आगे बताते हैं कि मैं जो पश्चिमी का वो दुश्मन नहीं हूँ, पश्चिमी से बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी बात जो अपने अनुभव से सीखा, कई वर्षों के अनुभव से सीखा कि हमें किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना पड़ेगा। ये बात आप गांधी जी बताते हैं। फिर आगे मॉडर्न सिविलाइजेशन की परिभाषा बताते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, मटेरियल सिविलाइजेशन है। फिर बोलते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें, लेकिन फिर भी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वहाँ के क्लाइमेट पे सूट करता है, वहाँ के लोगों के लिए सही है, हमारी सभ्यता हमारे लोगों के लिए सही है, लेकिन दोनों को अगर जैसे वेस्टर्न को इंडिया में लिया जाए तो भारत के लिए बर्बादी हो सकता है। इसके बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन का इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन तो तुलना करते हैं, तो जो पश्चिमी का सभ्यता है वो पुरानी सभ्यता से बहुत अलग है, तो उसका एक रीजन है ह्यूमन वांट्स। और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो जो पूर्वी सभ्यता है वो भारतीय पुरानी सभ्यता से मिल रहा है। इसका रीजन जो है वो जो है वो भरोसे पे बना गया है, वो गॉड की शक्ति पे बना गया है, जो डिग्निटी पे बना गया है, डिवाइन पावर पे बना गया। वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो डिवाइन पावर में नहीं सोचता है। इसलिए बेसिक अंतर दोनों के बारे में बताया है। और ये फिर गांधी जी बोलते हैं कि जो वेस्टर्न के बारे में से जो अलग अलग ब्रिलियंट रिजल्ट निकले हैं, अलग अलग डिस्कवरी करे गए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो है लोगों को पागल बना सकता है, लेकिन लोगों की असली जीत जो है कि वो उस इन्वेंट्री से, उस आविष्कार में से एक लिमिट तय करे, एक हद तय करे और उस पर बैन लगाए, अपनी चाह पे बैन लगाए, तब वो जीत की तरफ जा सकता है। वेस्ट के बारे में बोलते हैं कि वेस्ट बहुत सारे वंडरफुल जो है डिस्कवरी करते हैं, लेकिन उसका जो खोज है वो सिर्फ मटेरियल वाला खोज है, वस्तु वाला खोज है, यंत्र वाला खोज है। लेकिन हिंदुस्तान जो है बहुत सारे ऐसे खोज करे हैं, मार्वेलस खोज करे हैं, जो किसकी तरफ है, धर्म की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है, आत्मा की तरफ है, लेकिन हमारे पास आंख नहीं है कि उसे हम खोज को देख सके, क्योंकि हम वेस्टर्न में इतने घुल चुके हैं, वेस्टर्न की तरफ इतने हो चुके हैं कि अपनी सभ्यता के जो बहुत रहस्यमय जो अच्छे अच्छे खोज करेंगे उसको देखने की क्षमता नहीं है। ये सब बात बताते हैं। फिर बोलते हैं कि हिंदुज्म आज भी टिका हुआ है, लेकिन जो बहुत सारी सभ्यता है आई आज के दौर में उसका पतन हो चुका है। रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, ग्रीस की वर्ल्ड फेमस जो सभ्यता है एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है। फिर बोलते हैं अगर आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा, वहाँ की सब देखिए, जाने के बाद देखिएगा तो पता चलेगा कि वहाँ की सभ्यता आज के दौर में खत्म हो चुकी है। लेकिन इंडिया में अगर आप आते हैं, एंशिएंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं, उसके बाद भारतीय सभ्यता आसपास देखते हैं, तो आपको वैसे ही सभ्यता मिलेगी जो पुरानी सभ्यता होती थी, आज भी सेम उसी प्रकार की सभ्यता जीवित है। यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में एक और बात बताते हैं कि जो पूर्वी सभ्यता है वो भारत के लिए, जो यूरोपियन सभ्यता है वो भारत के लिए बर्बादी है, यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए बर्बादी है। यूरोपीय सभ्यता को हमारे जीवन में कॉपी नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की अच्छाई को कॉपी ना करें, वहाँ की अच्छाई को जो कॉपी करने लायक वह है उसको कॉपी करा जा सकता है, लेकिन वहाँ की बुराई को कॉपी ना करें, क्योंकि ये बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। ये सब बातें बताते हैं। फिर कंफर्ट्स के बारे में बताते हैं कि अगर हम कुछ पल की खुशी के लिए, अगर कुछ पल के आराम के लिए अपने जीवन को देखते हैं तो ये लंबे समय में बर्बादी को ले जा सकता है। इसलिए हमको अपने वांट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। कुछ पल की खुशी जो है वो आपका जीवन जो है वो बर्बाद कर सकता है। अपने जो वांट्स है इस पे जितना आप लिमिट लगाए उतना आपके लिए बेटर होगा, ताकि आपका एनर्जी
पूरा जो है कंसंट्रेट हो और एक साथ इस्तेमाल करा जा सके मानवता की सेवा के लिए, यहाँ जाकर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पूछे गए क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन आया था, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए कैसा अर्थ रखता है, वांट का, लिविंग का, रियल का या ड्रीम का, यानी बर्बादी का। किस तरह का अर्थ रखता है, बर्बादी का अर्थ रखता है। भारतीय सभ्यता जो है, यूरोपीय सभ्यता जो है वो भारत के लिए बर्बादी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारत जो है आज भी अडिग है, यही उसकी शान है, यही उसकी खूबसूरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। कौन जो है वो ट्रू होम रूल से संतुष्ट थे, जर्मन थे, इटालियंस थे या हमारे पूर्वज थे या ग्रीक्स थे। तो आर एंड सिस्टर, हमारे पूर्वज जो थे वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। किसी भी सभ्यता में सारे लोग जो है वो क्या अटेंड नहीं करते हैं, इनमिटी, जेलसी, परफेक्शन या एजुकेशन, क्या अटेंड नहीं कर सकते हैं, परफेक्शन अटेंड नहीं कर सकते। कोई भी सभ्यता परफेक्ट नहीं है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज गांधी जी के अनुसार शरीर के दिमाग कैसा है, माइंड कैसा है, एक रेस्टलेस बर्ड है, एक रेस्टलेस बॉडी है, या एक रेस्टलेस हार्ट है, या रेस्टलेस सोल है। तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये इसका आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर से पूछे गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और भी अगर क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए मैराथन सीरीज भी आएगा, जो बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। वन शॉट क्रैश कोर्स के बाद एक क्वेश्चन की कंप्लीट क्वेश्चन बैंक की सीरीज भी आएगी, मैराथन सीरीज भी आएगी। इस सब के लिए आप क्या करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले और अपने नए नए दोस्तों को, और जिस दोस्तों को टॉपर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है उस दोस्तों तक हमारे इस चैनल को शेयर कर दे, ताकि वो सभी जो है इससे जुड़ जाए और इस क्रैश कोर्स का फायदा उठाए और अपने एग्जाम को बूस्ट करे, ताकि उसका रिजल्ट भी बढ़िया आ सके। और किसी भी प्रकार का अगर इस चैप्टर से अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं क्रैश कोर्स की अगली वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।